Students, welcome to you, CR International School online classes. I hope that everyone is fine at your home. Let us we start our lesson third, 9th class geography. लेसन का नाम है अफवाह। बेटा हम इसी लेसन को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था पूर्वी घाट की ओर बहने वाली नदियों के बारे में, प्रायद्वीप की पूर्वी घाट की ओर बहने वाली नदियों के बारे में। आज हमारा टॉपिक है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। तो दो मुख्य नदियां हैं पश्चिम की तरफ, नर्मदा और तापी। यहाँ मैप में देखिए, ये है नर्मदा और ये है तापी। ये दोनों नदियां यहाँ पश्चिमी घाट है आपका, यहाँ से बहती हैं और यहाँ अरब सागर में खंबात की खाड़ी से होते हुए गिरते हैं। क्लियर आपको? सबसे पहले लेते हैं हम नर्मदा नदी को। देखिए नर्मदा नदी का जो उद्गम है, जहां से ये निकलती है उस स्थान को इसका उद्गम स्थान कहते हैं। चाहे आप स्रोत कह लो, चाहे उद्भव कह लो, चाहे उद्गम कह लो, ठीक है। वहां से ये निकलती है मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से। मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी है या पठार है, वहां से नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है। इसकी लंबाई 1310 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है। और पश्चिम की तरफ ये देखिए, ये पश्चिमी घाट है, ये पश्चिमी तट है, यहाँ से ये होती हुई भ्रंश घाटी के रूप में बहती है तथा मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ भागों से होती हुई जाती है। जब ये यहाँ से निकलती है अमरकंटक पहाड़ी से मध्य प्रदेश में, तो इस मध्य प्रदेश के साथ साथ ये गुजरात के भी कुछ भागों को अपने साथ अपवाहित करते हुए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये कुछ दर्शनीय स्थल जहाँ पर पर्यटक जाते हैं पिकनिक के लिए या मनोरंजन के लिए, वहां पर तो ये कुछ ऐसे स्थलों का, ऐसे स्थानों का निर्माण करती है, जैसे कि जबलपुर के नजदीक है, मध्य प्रदेश में जबलपुर है, वहां उसके नजदीक संगमरमर की चट्टानों में एक गहरा गाज और धुआंधार जलप्रपात बनाती है। जलप्रपात का मतलब है ऊपर से बहते हुए पानी का गिरना, झरने। एक जलप्रपात झरनों के टाइप में, पानी के बहाव को कहते हैं, जो झरनों की तरह बहते हैं, झरने हैं। और गहरा गाज एक तरह से गहरी घाटी होती है, ऊंचे व सीधे। जब नदियां अपने साथ ऐसे बहती हुई आती हैं तो ये गहरी घाटियों का निर्माण करती है। जैसे ये नदियां हैं, ये बहती हुई यहाँ से आती हैं, तो ये अपने साथ, ये जैसे ये नदियां हैं, तो यहाँ बीच में गहरी घाटियां बनती चली जाती हैं इनके बीच में। और ये जो ये इसके ऊंचे खड़े किनारे होते हैं, ठीक है, इनको हम गहरे गाज के रूप में बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि ये किनारे तेज ढाल वाले होते हैं, नुकीले होते हैं, चट्टानों के अंदर बनते हैं। जब चट्टानों से मान लो ये चट्टाने हैं आपके, यहाँ ये पहाड़ है, यहाँ से ये जब नदियां निकलती हैं तो यहाँ से ये गहरे गाज के रूप में ये आपकी नदी बहती हुई आती है। और चट्टानों में जो पानी बहता है तो उससे घिसाव हो जाता है, कहीं से चट्टानें नुकीली हो जाती है, कहीं से किनारों वाली बन जाती है, कहीं से तीखी ढाल वाली बन जाती है, तो उन्हें ही गाज कहा जाता है, ठीक है। अपवाह कहते हैं बहते हुए पानी को। तो ये ऊंचे व सीधे किनारे वाली गहरी घाटी बनाती है, जिससे कि संकरी होती है ये घाटियां, जिन्हें हम गहरे गाजों का निर्माण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है कोलोरिडा की एक ग्रांड घाटी, ये पहाड़ों पर ही बनती है और नदियों के बहने से ही बनती है। ध्यान रखना आपको, ग्रांड घाटी कहाँ की? कोलोरिडा, ठीक है। उसके पश्चात तापी नदी, इसका जो उद्गम है ये मध्य प्रदेश की बैतूल जिले में। देखो ये भी मध्य प्रदेश से निकल रही है नर्मदा नदी भी, और ये भी मध्य प्रदेश से निकल रही है। ध्यान रखना इस चीज का, वो निकलती है अमरकंटक पहाड़ी से और ये निकलती है बैतूल जिले की सतपुड़ा पहाड़ियों से। आपको कोई डिफरेंस ध्यान रखना है, अगर अंतर पूछे तो। निकलती दोनों मध्य प्रदेश से है, लेकिन इनके स्थानों में डिफरेंस आ गया, एक सतपुड़ा से, एक अमरकंटक पहाड़ी से, ठीक है। इसकी लंबाई 730 किलोमीटर है तापी नदी की, और नदी समानांतर बहती है ये नर्मदा नदी के साथ साथ। जैसे देखो यहाँ से नर्मदा नदी बहती है, समानांतर का मतलब है दोनों बराबर बराबर दिशा में बहते हुए जाती हैं, समानांतर, ठीक है। ये छोटी हैं दोनों, इनकी जो सहायक नदियां, खुद भी ये नदियां छोटी। देखो एक की लंबाई तो मुश्किल से 1310 किलोमीटर है, एक की लंबाई यहाँ पर 730 किलोमीटर के लगभग है, तो ये खुद भी दोनों छोटी हैं। और जो इनकी सहायक नदियां हैं जो इनमें आकर मिलती हैं, वो भी बहुत छोटी हैं, बहुत कम लंबी हैं। और ये भ्रंश घाटी से होती हुई खंबात की खाड़ी में यहाँ अरब सागर में गिरती हैं। सहायक नदियां जो है वो इनकी मुख्य धाराओं में मिल जाती हैं। इस तरह से पश्चिमी एक
रीजन पूछा जा सकता है कई बार कि ये नदी द्रोणियां इतनी छोटी क्यों हैं। तो इसका एक कारण क्या है कि जो पश्चिमी घाट है, ये हमारे पश्चिमी घाट है, और यहाँ अरब सागर है, ये आपका अरब सागर है, ठीक है, और ये पश्चिमी घाट है। तो यहाँ इनके मध्य जो तटीय मैदान है वो बहुत संकीर्ण है, बहुत सकरे हैं, जिसके कारण ये नदियां भी बहुत कम लगती है। आपसे कोई रीजन पूछ लेता तो यही बताना है कि इनके कम लंबा होने के कारण, कम छोटा होने का कारण यह है कि इनके मध्य जो तटीय मैदान है वो बहुत संकीर्ण है, बहुत सकरे हैं, जिसके कारण ये नदियां भी सकरी हैं, ठीक है। पश्चिम की तरफ से अन्य और भी नदियां बहती हैं। नर्मदा और ताप्ती के अलावा यहाँ पे भरपूजा, पेरियार, साबरमती, माही, अनेकों नदियां हैं। छोटी जल नदियां कौन कौन सी? ये पश्चिम की दिशा से ही बहने वाली नर्मदा, ताप्ती के अलावा साबरमती, माही, भरपूजा और पेरियार, ऐसी अनेकों छोटी नदियां जो यहाँ से बहती हैं। अब दोनों ही में अगर हम कहें कि देखो अंतर क्या है, दोनों मध्य प्रदेश से निकलते, एक अमरकंटक पहाड़ी से, दूसरी सतपुड़ा की पहाड़ियों से। लंबाई में भी फर्क है, एक की लंबाई 1310 किलोमीटर है, एक की 730 किलोमीटर है। लेकिन अगर आपसे पूछ लेता है, और अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन सीधा कभी नहीं आता है, घुमा के जो थोड़ा सा पजल करने वाला क्वेश्चन होगा उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नर्मदा नदी और तापी नदी दोनों की समानता क्या है, दोनों में क्या क्या समानता है, तो वो कैसे बताएंगे आप कि दोनों ही नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। भ्रंश घाटी का मतलब है गहरी घाटियां, जहां जो भ्रंशों से, चट्टानों की टूट फूट से जो बनती हैं, उन गहरी घाटियों से होकर बहती हैं। दोनों की ही सहायक नदियां छोटी हैं, नर्मदा की भी सहायक नदियां बहुत छोटी है और ताप्ती की भी सहायक नदियां दोनों की ही बहुत छोटी हैं। और दोनों ही नदियां बहती हुई कहाँ गिरती हैं? खंबात की खाड़ी से होकर अरब सागर में यहाँ गिरती हैं। और सबसे बड़ी बात, दोनों नदियां ही ज्वारमुख नदमुखों का निर्माण करती है। देखो डेल्टा बनता था यहाँ पर जो बहुत उपजाऊ होता था, लेकिन ज्वार नदमुख हमारे यहाँ अरब सागर में गिरने से पहले बनाती है नदियां मुहाने पर। और ज्वार नदमुख इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि ज्वार के उच्च ज्वार भाटे के कारण बनते हैं और यहाँ पर किसी प्रकार का कोई प्रक्षेपण नहीं होता। वहां तो देखो डेल्टा जमाव के रूप में जमा होते थे, तो वो अपने साथ नदियां जो भाग कर लाती थी और साथ यहाँ जमा कर देते थे, जिससे यहाँ की मैदान, यहाँ की जो मृदा है वो उपजाऊ हो जाती थी। लेकिन ये अधिक उपजाऊ नहीं होते ज्वार नदमुख, क्योंकि ये बिना प्रक्षेपण के सीधे यहाँ गिरते हैं। ठीक है, आपको अंतर समझ आ गया होगा। अगर आपसे डेल्टा और ज्वार नदमुख में भी अंतर पूछ ले तो मैंने वो भी क्लियर कर दिया। ठीक है, इतना आपका क्लियर है कि नर्मदा नदी और तापी नदी दोनों में क्या समानता है। अब एक क्वेश्चन निकल कर आता है कि नदियां हमें किस तरह से लाभ पहुंचाती है, मनुष्य के जीवन में नदियों की क्या भूमिका है, किस तरह से ये महत्वपूर्ण है। या फिर एक क्वेश्चन इस तरह से आता है कि नदियों को मानव जीवन की सभ्यता, मानव जीवन की रेखा क्यों कहा गया है। तो देखो, हमें मानव जीवन की रेखा कोई चीज तभी बनेगी जब उसका इंपॉर्टेंस मानव लाइफ में बहुत ज्यादा होगा। तो नदियां मनुष्य के जीवन में एक गहरा स्थान रखती हैं, महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। कैसे देखिए, सबसे पहले नदियों के जल से हमारे जो घरेलू उपयोग की चीजें होती है, जिन क्षेत्रों के आसपास नदियां हैं तो वहां से घरेलू जरूरतों के लिए पानी की प्राप्ति होती है। उसके पश्चात सिंचाई के लिए जहां जहां से भी नदियां आती हैं, एक तो वो क्षेत्र ही उपजाऊ होता है क्योंकि वो अपने साथ अवसाद जलोढ़ों को लाके जमा करती हैं, वहां की मिट्टी पानी मिलने से हमेशा उपजाऊ रहती है। और दूसरा, कृषि के लिए हम इन नदियों से पानी की प्राप्ति कर सकते हैं, जिससे हमें मानसून पर, वर्षा पर या किसी अन्य साधन पर डिपेंड नहीं होना पड़ता। अब देखो, पंजाब में 5 नदियां हैं, तो पंजाब में फसल भी अच्छी प्रकार की होती है, गेहूं और चावल बड़ी अच्छी मात्रा में होते हैं। जहां नदियां ज्यादा होंगी वहां कृषि भी अच्छे बड़े पैमाने पर, अच्छे स्तर पर होती है। इसी तरह से सिंचाई के अलावा नौका संचालन, नदियों में नाव चलाकर आजीविका के साधन, जो गरीब मछुआरे हैं वो अपनी मत्स्य पालन करके मछलियों को जाल डालते हैं, पकड़ते हैं, फिर बाजार में बेचते हैं, तो इससे अपने रोजगार के साधन प्राप्त करते हैं। नौका जो ये होते हैं नाव चलाने वाले, नाविक जिनको बोलते हैं, ये लोगों को एक से दूसरे किनारे तक, क्योंकि जहाँ नदियां हैं वहां ये नाव के थ्रू एक से दूसरे किनारे तक जाया जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक।
तो लोगों को वहाँ पर रोजगार के साधन उपलब्ध होते हैं आजीवन। जैसे हमारे यहाँ ऑटो चलते हैं, टेम्पो चलते हैं, रिक्शा चलती है, इस तरह से महानदियों वाले क्षेत्रों में लोग नावों द्वारा सफर करते हैं, एक से दूसरे किनारे पर पहुँचते हैं, दूसरे स्थानों पर जाते हैं, तो उन्हें वहाँ से रोजगार मिलता है। इसके अलावा जैविक उत्पादक क्षेत्र, जहाँ पर नदियाँ हैं वहाँ पर मछलियाँ होंगी, अन्य समुद्री ये नदियों में पानी में रहने वाले जीव मिलेंगे, तो ये क्या करते हैं, ये वहाँ पर नदियों के अंदर ही प्रजनन क्रिया करते हैं। तो ये वहाँ पर एक तरह से इनका जीवन सेफ होता है। नदियों में अनेक तरह के जीव जंतु मिलते हैं, तो ये उनके लिए आश्रय स्थल भी है और उनके लिए जैविक उत्पादक क्षेत्र भी है। उसके बाद विद्युत उत्पादन, हमें नदियों के जल से विभिन्न प्रकार के जो डैम है वो बनाकर हम वहाँ पर बिजली उत्पादन कर सकते हैं, जो हमारे कारखानों में, हमारे दैनिक जीवन में एक ऊर्जा के रूप में काम आती है। ठीक है। उसके बाद बहुउद्देशीय बांध परियोजनाएं, हम इन नदियों पर बांध बना सकते हैं, नदियों के पानी को रोक सकते हैं ताकि बाढ़ आकर विनाश ना करे, या बांध बनाकर हम इन नदियों के अंदर जैसे अनेक तरह के जीव हैं उनको प्रजनन क्रिया में, उनके स्थानांतरण में इस तरह से सहयोग मिलता है। और बांधों से हमारी बहुउद्देशीय योजनाएं, जैसे कृषि के लिए पानी जाना, बिजली का उत्पादन होना, हम इस तरह की अपनी जो गतिविधियां हैं उनको पूरा कर सकते हैं। बांध में पानी को रोककर हम अपनी विभिन्न उद्देश्यों की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। मत्स्य पालन है, पर्यटन उद्योग है, जैसे लोग आते हैं जहाँ पर नदियाँ हैं वहाँ पर तीर्थ स्थल भी होंगे तो लोग घूमने जाते हैं। महाराष्ट्र में देखो, नासिक जिले में जब गोदावरी नदी है तो लोग वहाँ जाते हैं तो गोदावरी के भी दर्शन करके आते हैं, कुछ तीर्थ के हिसाब से, कुछ पर्यटन के हिसाब से। तो वहाँ पर लोगों को जैसे जैसे लोग जाएंगे रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। तो इस तरह से इन नदियों का मानव जीवन में, मानव की अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अब उसके पश्चात एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका बनता है इसी लेसन से कि झील किसे कहते हैं। तो देखिए, झील एक विशाल जलाशय होता है। नदी ऐसे बहती हुई आती है, लेकिन झील एक पूरा गड्ढा सा बन जाता है, बड़ा बनता नदियों के कारण ही है। जब नदियाँ बहती हुई आती हैं या समुद्र से कोई पानी का स्रोत उनको मिलता है तो वहाँ गहरे गहरे गड्ढे बन जाते हैं और उनमें जल भर जाता है। यानी विस्तृत एक भूतल के अंदर किसी विस्तृत जलाशय के गड्ढे को हम झील का नाम दे देते हैं, झील कहते हैं। ये झील कई तरह की होती हैं, 3 तरह की होती है, तो मीठे पानी की, मानव निर्मित और खारे पानी की। देखो, मीठे पानी की झील है, ये अधिकतर यहाँ हमें मीठा पानी प्राप्त होता है नदियों से, बर्फ के रूप में, ग्लेशियर के रूप में। ये पानी ही तकरीबन हमारे पीने के काम आता है, मीठा होता है ये पानी। और यहीं जहाँ पर हिमालय पर्वत है, जहाँ से मीठे पानी की नदियाँ निकलती हैं, वहीं से ही आपको यहाँ पर मीठे पानी की झीलें मिलेंगी। जैसे वुलर झील है, डल झील है, ये दोनों जम्मू कश्मीर में। ये देखो, मैंने वुलर झील यहाँ दिखाई है। इसी तरह से जो वुलर झील है, ये इसके बनने की भी एक गतिविधि है। मैंने आपको सेकंड लेसन में समझाया था टेक्टोनिक प्लेट्स किस तरह से, तो ये वुलर झील उसी का परिणाम है, उसी गतिविधि के कारण बनी है। ठीक है। और उसके बाद मानव निर्मित कुछ झीलें मनुष्य बनाते हैं, एक संगठन सा बना लेते हैं, मतलब पर्यटन के लिए या किसी अपने रोजगार के लिए। तो ऐसी झीलें गोविंद सागर, राणा प्रताप सागर। फिर आते हैं खारे पानी की झीलें। खारे पानी की झील देखो, यहाँ राजस्थान में है सांबर झील, इसी के पास लूनी नदी बहती है। चिल्का झील है यहाँ उड़ीसा में, पुलिकट झील है यहाँ पर आपके यहाँ। ठीक है। अब यहाँ देवनाथ झील है। तो पेपर में अक्सर ये मेन जो झीलें पूछी जाती है वो मैंने आपको मैप पर दिखा दी है। पहाड़ी मानसरोवर झील है, और मैं झीलों से और नदियों से संबंधित एक मैप में आपके पास भेज रही हूँ, वहाँ से आप देख लो। अगर वहाँ आपको बिल्कुल सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कौन से राज्य में कौन सी नदी है, कौन सी झील है। ठीक है। उसको देखकर आप बिल्कुल अच्छी तरह से मैप को भर सकते हैं, याद कर सकते हैं। खाली मैप जरूर ले लेना, 2 मैप भरने आपको, एक में नदियाँ, दूसरे में झीलें, अलग अलग भरना है। मैं जो मैप भेज रही हूँ वो दोनों एक ही जगह है, लेकिन आपको डिफरेंट भरना है। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। खारे पानी की झीलें हैं, चिल्का झील, पुलिकट झील, कोलेरू झील, सांबर झील, ये 3 तरह की झीलें मैंने आपको बताई। कौन कौन सी? मीठे पानी की, मानव निर्मित और खारे पानी की। अब जिस तरह से हमें नदियों से लाभ है, उसी तरह से झीलों से भी हमें कुछ लाभ है। तो वो झीलों से हमें किस तरह के लाभ प्राप्त होते हैं वो देखिए।
सेम वैसे तो देखो पानी नदियों में भी होता है और झीलों में भी होता है, तो जो लाभ हमें नदियों से प्राप्त है मोस्टली वही लाभ हमें झीलों से प्राप्त है। कुछ थोड़े बहुत अलग हैं, वो देखिए कौन से हैं। नदियों के बहाव को ही सुचारू बनाती है। जैसे बहती नदी पूरे फ्लो से आती है, अगर कहीं झील है तो वहां गड्ढे में पानी रुकेगा, थोड़ा सा उसका फ्लो धीमा पड़ जाएगा, तो ये नदियों के बहते भाव को यानी बाढ़ आने से रोकती है, पहला काम। दूसरा, बोटिंग तथा मछली पकड़ने के लिए इसमें झीलों में बोटिंग का काम, जैसे मैंने बताया नाव से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया जा सकता है। लोग इसमें प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के लिए भी जाते हैं। ये प्रकृति के सौंदर्य को बढ़ावा देती है। देखिए आप जहाँ पर झीलें होंगी, नदियाँ होंगी, मन खुद ही प्रसन्न हो जाएगा, वहां देखकर ऐसे लगेगा कि भाई वास्तव में प्रकृति के एक अनुपम दे रहे हैं। और पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। जहाँ पर हमें लगता है कि आज हम रेस्ट कर लें या आज थोड़ा सा मन को ठहराव देना है, थकान हो रही है, कहीं शांत जगह पर झीलें, तो जहाँ जहाँ पर झीलें आसपास पड़ती है या नदी आसपास पड़ती है तो लोग इनके किनारे पर जाकर अपने मन को शांति देते हैं। इस तरह से दूसरा, ये विद्युत उत्पादन में भी सहायक है और नमक से की भी प्राप्ति होती है इनसे। तो खारे पानी की जहाँ झीलें होंगी वहां से हमें नमक मिलेगा, जो मीठे पानी की झील है वो हमारे पीने के काम आएगा, घरेलू उपयोग में आएगा, हमारी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में आएगा। वैसे तो देखो नदियों के और झीलों के सेम लाभ है, बस आपको नाम बदलना है। जहाँ झीलों का महत्व आ जाए वहाँ झीलों से शुरू कर देना आंसर को, जहाँ नदियों का महत्व आ जाए वहाँ आपको नदियों से शुरू करना है। और एक क्वेश्चन जरूर आता है हर बार इससे रिलेटेड, या तो नदियों के लाभ बताइए या झीलों के बताइए। ठीक है, आज का हमारा इतना ही है टॉपिक कि नर्मदा नदी और तापी नदी, और फिर नदियों के लाभ और झीलों के लाभ और किस तरह की झीलें होती हैं। ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आज हमारा लगभग ये थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए मैंने नदियों का और झीलों से संबंधित मैप भेजा है। आपको दोनों मैप बिल्कुल अच्छी तरह से याद करने हैं और भरने हैं। मैं इस बोर्ड की पिक्चर आपको भेज रही हूँ, कहीं से भी आप अटकते हैं तो इस वीडियो को बार बार सुनिए और यहाँ से याद कीजिए। ठीक है, साथ साथ याद करते हुए चलिए। आपके पास इतना समय नहीं रहेगा कि आपको क्वेश्चन लिखवाए जाए या याद करवाए जाए। जितना मैं समझा रही हूँ उसको आप बिना नागा किए रोज की रोज उसको याद करते हुए चले, तभी आपका काम कंप्लीट होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगर कहीं आप किस तरह की प्रॉब्लम आती है यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। मैथ को डेली आप जो भी इस आपके टॉपिक से संबंधित रिलेटेड मैथ जो भी भेजे जाते हैं या बताए जाते हैं उनको आपको साथ साथ डेली की डेली करना है। दूसरा काम, जो भी आपको यहाँ से भेजा जाता है उसे आपको कॉपी में लिखना है, राइट करना है, उसके बाद याद करना है। मैं कभी भी किसी भी समय आपसे होमवर्क चेकिंग के लिए मांग सकती हूँ, इसलिए बी अलर्ट। ऐसा ना हो कि मैं जब मांगूं जब आप अफरा तफरी में लिखना शुरू करें, आपकी राइटिंग क्लियर नहीं आए। क्योंकि और सबसे बड़ी बात, बुक्स परचेज कर लीजिए एनसीईआरटी की। सभी बच्चों के पास बुक्स होनी चाहिए, क्योंकि जितना मैं पढ़ाती हूँ उसको आप घर बैठकर एक बार जरूर रिपीट कीजिए, जरूर पढ़िए। एनसीईआरटी की बुक्स के बिना आप अच्छे मार्क्स नहीं पा सकते हैं। एनसीईआरटी की बुक्स को ले लीजिए, घर पर उसको जो टॉपिक मैंने करवाए हैं उनको अपनी बुक से पढ़िए। रीडिंग मस्ट है, रीडिंग के बिना आपकी एक रेगुलरिटी नहीं बनती है। ठीक है, आपको एनसीईआरटी की बुक्स खरीदनी है, हो सकता है मोस्टली बच्चों ने ले ली हो, अगर आप पुरानी कहीं से मिलती है तो वो भी ले सकते हो, कोई ऐसा प्रेशर नहीं है। आप बस बुक होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, और उसके बाद आपको मैथ भरने हैं, साथ साथ जो भी काम दिया जाता है इसको राइट करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।